आज यहाँ पर जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो है मेटल्स और नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात करेंगे। एज़ यू ऑल नो कि किसी भी सब्सटेंस की जो प्योरेस्ट फॉर्म है दैट इज़ कॉल्ड एज एलिमेंट, और एलिमेंट को हम 3 कैटेगरीज़ के अंदर क्लासीफाई करते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। तो मेटलाइड्स तो ऐसे एलिमेंट या सब्सटेंसेज हैं जिनमें हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की ही कुछ प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलें। तो सिलेबस में हमें जो है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ मेंशन हैं। तो हम जो मेन एम्फोसाइज़ है वो इसी पे करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या जो फैक्ट्स जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको यहाँ पर जो है वो कवर करें, मेन उसी के ऊपर हमारा जो है रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की। तो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है हम ये इस टेबल के थ्रू जो है देखेंगे। यहाँ पर अगर आप इस टेबल को सिर्फ देखते हो तो आपका जो ये पूरा टॉपिक है फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ वाला वो कवर हो जाएगा। उसके बाद जो है कुछ और इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो जो है वो भी हम देखेंगे इस टेबल के बाद। तो सबसे जो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है दैट इज़ स्टेट एट रूम टेम्परेचर, यानी जो मेटल्स या नॉन मेटल्स हैं वो आपको नॉर्मली किस फॉर्म में देखने को मिलेंगे, सॉलिड, लिक्विड या गैस। तो जो मेटल्स होते हैं वो नॉर्मली आपको सॉलिड फॉर्म में जो है वो देखने को मिलते हैं एक्सेप्ट मरकरी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि विच इज़ दी ओनली मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। आंसर है उसका क्या, मरकरी। मरकरी ये आपको लिक्विड फॉर्म में जो है वो देखने को मिलता है, बाकी सभी मेटल्स आपको जो है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलेंगे। इसी तरह अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स जो है वो मेनली सॉलिड होते हैं, गैस होती हैं। उसके अलावा लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होगा, दैट इज़ ब्रोमीन। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप याद रखेंगे कि ओनली नॉन मेटल विच इज़ इन लिक्विड फॉर्म वो है कौन सा, ब्रोमीन। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बनते हैं, ये आपने याद रखने हैं कि जो मेटल्स हैं उनमें मरकरी लिक्विड फॉर्म में है और नॉन मेटल्स में ब्रोमीन जो है वो आपको लिक्विड फॉर्म के अंदर देखने को मिलेगा। दूसरी प्रॉपर्टी है लस्टर, यानी अपीयरेंस, दिखने में जो मेटल्स और नॉन मेटल्स है वो कैसे हैं, शाइनी हैं, डल हैं। तो जो मेटल्स है वो दिखने में आपको लस्टर्स यानी कि शाइनी देखने को मिलेंगे, जबकि नॉन मेटल्स जो है वो दिखने में डल होंगे। हालांकि आयोडीन और डायमंड जो है वो आपको थोड़ा सा जो है उनमें शाइननेस देखने को मिल सकती है। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो आती है हमारे पास हार्डनेस, कि जो मेटल्स है वो हार्ड होते हैं, बट यहाँ पर आपने याद रखना है दो मेटल्स का नाम, जैसे कि हमारे पास जो है सोडियम है और पोटेशियम है। ये ऐसे मेटल्स हैं जो इतने ज़्यादा सॉफ्ट हैं कि आप इनको ईजिली क्या कर सकते हो कि आप इसको कट कर सकते हो थ्रू आ नाइफ, एक चाकू के थ्रू आप इसको काट सकते हो, ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपने ये याद रखना है कि सोडियम और पोटेशियम जो है ये ऐसे हमारे पास मेटल्स हैं जो कि क्या हैं, इतने ज़्यादा सॉफ्ट हैं कि हम इनको ईजिली नाइफ के थ्रू जो है वो कट भी कर सकते हैं। जबकि नॉन मेटल्स जो है वो सॉफ्ट होते हैं। बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है डायमंड का। डायमंड जो है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बन। तो कार्बन के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं जिनको हम एलोट्रॉप बोलते हैं। तो डायमंड एज वेल एज ग्रेफाइट, ये दो इंपॉर्टेंट कार्बन की फॉर्म्स हैं। तो डायमंड का आप याद रखोगे दिस इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन दैट इज़ डायमंड। तो बाकी नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है मालिएबिलिटी। एग्जाम में कई बार डायरेक्टली पूछा जाता है मालिएबिलिटी क्या है। तो मालिएबिलिटी जो है ये मेटल्स की ही प्रॉपर्टी है, यानी ये सिर्फ हमें मेटल्स में देखने को मिलेगी, नॉन मेटल्स में देखने को नहीं मिलती। तो मेटल्स में जो है हमें एक प्रॉपर्टी देखने को मिलती है जिसके थ्रू हम मेटल्स को क्या कर सकते हैं, छोटी छोटी शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं मालिएबिलिटी, यानी मेटल्स की हम क्या कर सकते हैं, पतली पतली शीट्स बना सकते हैं। जैसे अगर आप एलुमिनियम फाइल की बात करो, हम जो है खाना वगैरह रैप करने के लिए यूज़ करते हैं एलुमिनियम फाइल। एलुमिनियम क्या है, दैट इज़ अ मेटल, बट वो इतना ज़्यादा मालिएबल है कि हम क्या कर सकते हैं, उसकी बिल्कुल पतली पतली शीट्स जो है वो बना सकते हैं। इसी तरह से जो मेटल्स हैं उनमें एक और प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलती है दैट इज़ डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या हो गया, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, वायर्स बना सकते हैं मेटल्स की। जितनी भी तारें होती हैं बिजली की आप देखते हो ये मेटल्स की बनी होती हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। तो मेटल्स क्या है, डक्टाइल है, यानी आप उनकी वायर्स बना सकते हो, उनको वायर्स में ड्रा कर सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर एक आप याद रखोगे कि जो गोल्ड है दिस इज़ द मोस्ट मालिएबल एंड डक्टाइल मेटल। सबसे ज़्यादा जो मालिएबल या डक्टाइल है वो कौन सा है, वो है गोल्ड। गोल्ड, सिल्वर वगैरह ये बहुत ज़्यादा जो है वो मालिएबल और डक्टाइल होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ये भी जो है याद रखना है, मालिएबिलिटी क्या है, डक्टिलिटी क्या है, सबसे ज़्यादा मालिएबल और डक्टाइल मेटल कौन सा है, दैट इज़ गोल्ड। जबकि नॉन मेटल जो है वो ब्रिटल यानी काफ़ी नाजुक होते हैं, अगर आप उनको कंप्रेस करोगे वो टूट जाएंगे, तो उनमें ये प्रॉपर्टी आपको देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कंडक्टेंस की, कि जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं, आप जानते हो, जबकि नॉन मेटल्स जो है वो पुअर कंडक्टर या बैड कंडक्टर्स होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है इसमें, आपने कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि बेस्ट कंडक्टर कौन सा, यानी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कौन करता है, तो वो है सिल्वर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है, सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जबकि नॉन मेटल्स जो है दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। तो ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि ग्रेफाइट वाहिद ऐसा नॉन मेटल है जो कि क्या है, गुड कंडक्टर है। ग्रेफाइट जो है दिस इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ कार्बन, जैसे हमने कहा था ऊपर कि कार्बन के मेन एलोट्रॉप यानी कि फॉर्म जो है वो एक डायमंड है, दूसरी ग्रेफाइट है। तो डायमंड का हमने कहा था दिस इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस, और हमने ग्रेफाइट की अभी बात की कि दिस इज़ अ
नॉन मेटल जो कि क्या है, गुड कंडक्टर है, वरना नॉन मेटल्स क्या होते हैं, बैड कंडक्टर। इसी तरह से जो हीट है उसको भी अगर हम बात करें तो मेटल जो है वो कंडक्ट करते हैं हीट को, जबकि नॉन मेटल जो है वो इंसुलेटर्स होते हैं। नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर्स, यानी कि ये कंडक्ट नहीं करते हीट को, बट डायमंड जो है वो हीट को कंडक्ट करता है। उसके अलावा हमारे पास जो मेटल्स हैं उनमें हमें ये प्रॉपर्टी देखने को मिलती है कि जब उससे अगर हम हीट वगैरह करते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है, तो उसी प्रॉपर्टी को हम बोल रहे हैं सोनरिटी, यानी मेटल जो है वो साउंड प्रोड्यूस करेंगे, सोनरस होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स में हमें ये देखने को नहीं मिलता है। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। जो मेटल्स हैं इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जबकि नॉन मेटल्स में काफ़ी कम होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये याद रखेंगे, यहाँ पर मेटल्स में एक्सेप्शन है गैलियम और सीजियम। जो गैलियम है इसका तो इतना कम होता है कि अगर आप इसको अपने हाथ में भी पकड़ो और उसकी गर्मी से भी जो है ये पिघलना स्टार्ट कर देता है। और अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, कभी मान लो बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो उस टाइम के ऊपर भी गैलियम जो है ये आपको लिक्विड सी फॉर्म में जो है देखने को मिल जाएगा, एज वेल एज सीजियम। ये काफ़ी ज़्यादा इनका जो बॉइलिंग पॉइंट यानी काफ़ी ज़्यादा आप बोलोगे कि कम है। उसके अलावा डेंसिटी की अगर हम बात करें, यहाँ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा कि डेंसिटी जो है मेटल्स का हाई है, नॉन मेटल्स का लो है। यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है, ये आप याद रखेंगे। डेंसिटी हाईएस्ट किसकी है, सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है वो है किसकी, ओस्मियम की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओस्मियम की सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, यानी सबसे जो हैवी मेटल है, सबसे भारी जो मेटल है, हैवी मेटल, सबसे ज़्यादा हैवी कौन है, ओस्मियम है। इसी तरह अगर सबसे लाइट मेटल देखा जाए, या जिसको हम बोलेंगे कि लोवेस्ट डेंसिटी वाला मेटल, तो लोवेस्ट डेंसिटी जिसकी है वो है लिथियम। लिथियम की सबसे लोवेस्ट डेंसिटी है, यानी ये सबसे क्या है कि हल्का मेटल जो है वो आप बोलोगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे हाईएस्ट डेंसिटी या सबसे हैवी मेटल ओस्मियम है, और लोवेस्ट डेंसिटी या जिसकी सबसे आप कह सकते हो कि लाइट मेटल जो है, लाइटेस्ट मेटल वो है लिथियम। इसी तरह से जो है एक दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हम यहाँ पर जो है बात कर लेते हैं। अगर पूछा जाए आपसे एग्जाम में कि सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट जो है वो कौन सा है अर्थ क्रस्ट के अंदर, तो उसका आंसर होगा ऑक्सीजन। यानी कि ऑक्सीजन जो है वो क्या है, ये इट इज़ अ नॉन मेटल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नॉन मेटल या फिर एलिमेंट बताओ जो कि सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, हाईएस्ट अमाउंट में इन द अर्थ क्रस्ट, तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो है आपका आंसर होगा ऑक्सीजन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताओ कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मेटल कौन सा है, तो मेटल पूछा जाए तो उस केस में आंसर होगा क्या, एल्यूमिनियम। तो उस केस में आंसर एल्यूमिनियम होगा। तो ये आप याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मेटल कौन सा है, दैट इज एल्यूमिनियम। इसी तरह से उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम आगे केमिकल प्रॉपर्टीज वाले जो पार्ट है वहां पे देखेंगे, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है, रिएक्टिव वगैरह, तो वो इसमें पूछ जाती है, केमिकल प्रॉपर्टीज वाले पार्ट है, वहां पे देखेंगे फोर फैक्ट्स जो है हम डिस्कस करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज जो है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी एक टेबल है, बट याद तो आपको बस इतना ही रखना है, लेकिन क्योंकि थोड़ा रिएक्शंस है तो इसको हम टेबल में नहीं बल्कि यहाँ से देखेंगे। बाकी अगर आप इसमें भी ये जो नोट्स वगैरह आपको ये चाहिए तो ये आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, आपको PDF मिल जाएगा। तो बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है ये डिसाइड करती हैं कि भाई कोई भी सब्सटेंस किस तरह से दूसरे के साथ जो है वो रिएक्ट करेगा, रिएक्शन कैसी होगी। और यहाँ पर मेनली कहता है कि ये चीज़ जो है वो डिपेंड करती है कि उनका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसमें हमने उतना जाना नहीं है क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है कि बॉन्डिंग किस तरह से होती है। जब दो एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं उसको हम बोलते हैं बॉन्ड बनाना, कि वो बॉन्ड बना रहे हैं, वो कैसे बनता है, क्या है, ये अलग पूरा टॉपिक है, उसमें हम नहीं जाएंगे। जो आपने याद रखना है बस वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। फिलहाल बस आप इतना तो जानते ही होंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जो है उनके पास नेगेटिव चार्ज होता है, एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है तो ओवरऑल न्यूट्रल आपको एटम देखने को मिलता है। बट यहाँ पर उतना ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। आपने जो याद रखना है मैं आपको बता दूंगा। याद आपने ये रखना है कि जो मेटल्स होते हैं उनमें जो, जैसे हमने कहा, जो सबसे बाहर वाली शेल में जितने आपको इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो जो मेटल्स हैं वो इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकता है। तो आप बस इतना याद रखें कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकते हैं, और लूज़ कर सकते हैं मतलब क्या हुआ कि एक नेगेटिव चार्ज उनके बाहर जा रहा है, नेगेटिव चार्ज जा रहा है तो वो क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन का है वो ओवरकम कर जाएगा तो नेट चार्ज पॉजिटिव हो जाता है। तो बस इतना याद रख लें कि मेटल्स दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, जबकि जो नॉन मेटल हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर सकते हैं और पॉजिटिव चार्ज बना सकते हैं, दैट इज़ कैटाइन। बस इतना याद रख लें आप, में भी पूछा जाए एग्जाम में। तो मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं और वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके पॉजिटिव चार्ज बना सकते हैं, जिसको हम कैटाइंस बोलते हैं। कैटाइंस आर पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह से जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं। गेन यानी कि उनके पास एक इलेक्ट्रॉन आएगा, अगर लेंगे इलेक्ट्रॉन तो वो क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो वो पॉजिटिव बन जाएंगे। तो पॉजिटिव चार्ज जो है उसको एनाइन बोलते हैं। यहाँ ये लिखा नहीं है, ये आप याद रख लें, एनाइन। तो नॉन मेटल्स यानी कि एनाइन बना सकते हैं। एनाइन क्या हो गया, एनाइन हो गया पॉजिटिव चार्ज। और नॉन मेटल इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। यहाँ पर मतलब
ऐसा होता है कि जब बॉन्ड बनना हो, दो एलिमेंट आपस में जुड़ने हों, जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड हम जानते हैं NaCl साल्ट का फार्मूला है, तो यहाँ पर एक एलिमेंट सोडियम है, दूसरा क्लोरीन है, ये आपस में दोनों जुड़ रहे हैं। जब ये जुड़ रहे हैं तो इसमें क्या होता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन जो है कोई एक को दे रहा है या दूसरे को जो है वो दे रहा है, या बीच में कई बार वो शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो बट वो एक अलग से टॉपिक है, उसमें हमने नहीं जाना, बस इतना एक दो वर्ड अगर याद रख सकें, या टेबल में दिया है बस आप उतना एक दो वर्ड ही याद रखने, उतना आपको पूछा जाएगा। तो वो डिफरेंट टाइप्स के मैं बता रहा था कि बॉन्ड्स होते हैं। तो इस तरह से जो ये NaCl बनाता है आपस में, इसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, क्योंकि ये आइंस के थ्रू जो है होता है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्शन, उतना उसमें जाएंगे नहीं। तो मेटल्स जो है वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, बस इतना आप याद मैं बताना चाह रहा था। जबकि नॉन मेटल्स का आगे हम देखेंगे, वो जो बॉन्ड बनाते हैं वो कोवेलेंट होता है। कोवेलेंट मतलब इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके। तो हम मेन जो टॉपिक में चीज़ें हैं वो अभी आएंगी कि सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी है दैट इज़ रिएक्शन विद ऑक्सीजन, कि मेटल्स ऑक्सीजन ही हमें इसमें देखना यह है कि वो रिएक्ट करता है या नहीं करता है, तो कैसी रिएक्शन है। तो जो मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड यानी मान लो कोई भी मेटल है, जैसे मान लो आयरन है, वो जब रिएक्ट किया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो उसने जो बनाया दैट इज़ फेरस ऑक्साइड, तो उसको हम बोलेंगे वो एक मेटल ऑक्साइड है। अब वो मेटल ऑक्साइड कैसा होगा नेचर में, वो होगा बेसिक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मेटल्स ऑक्साइड्स बनाते हैं वो बेसिक होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स का आगे हम देखेंगे वो एसिडिक होते हैं नेचर में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बस याद रखना है कि जब मेटल्स रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ वो बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे, जबकि नॉन मेटल जो है वो क्या बनाते हैं, एसिडिक का। बस एक का याद रख लें, दूसरे का तो याद रह जाएगा। ये बीच में एग्जांपल्स दिए हैं रिएक्शन, जैसे सोडियम प्लस ऑक्सीजन, तो ये सोडियम ऑक्साइड बना रहा है, तो ये आप देख सकते हो। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है वो क्या है कि मेटल सोडियम पोटेशियम हाईली रिएक्टिव, सबसे ज़्यादा अगर रिएक्टिव एलिमेंट हम अगर आप देखें तो वो है पोटेशियम। तो ये आप याद रखेंगे, पोटेशियम इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो है वो पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम आ जाता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है, एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है कि हम सोडियम को कैरोसिन ऑयल के अंदर क्यों रखते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। तो जो सोडियम वगैरह ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि अगर ये आप इसको बाहर रखो तो एकदम से ये क्या करेगा कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आग पकड़ लेगा, इसलिए हम इसको क्या करते हैं कि कैरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं। तो ये दोनों इतने ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट हैं। उसके अलावा ये कुछ और रिएक्शंस हैं, बट ये आप याद रख सकते हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, ये काफ़ी कम रिएक्टिव होते हैं। जैसे गोल्ड काफ़ी कम है, गोल्ड से भी कम जो है प्लेटिनम, ये भी आप याद रख लें, दिस इज़ द लीस्ट रिएक्टिव, ये जो है लीस्ट रिएक्टिव में आता है। प्लेटिनम लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। उसके अलावा गोल्ड जो है ये भी काफ़ी कम रिएक्टिव हैं। उसके अलावा जैसे अभी हमने बोला कि जब मेटल रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, जो ऑक्साइड बनाएंगे वो कैसा होगा, वो बेसिक होगा। बट यहाँ पर थोड़ा सा एक्सेप्शन है, ये आप याद रखना चाहें रख सकते हैं कि जो एल्युमिनियम और जिंक बनाएगा, यानी एल्युमिनियम और जिंक जो ऑक्साइड बनाएंगे वो एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। जबकि मेटल यूजली क्या बनाते हैं, बेसिक। एसिडिक कौन बनाता है, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड हो। बट यहाँ पर ये जिंक और एल्युमिनियम दोनों बना सकते हैं, ये एक्सेप्शन याद रख सकते हैं। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे कि वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं या नहीं। तो जो मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करके क्या करेंगे, एक तो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे जैसे ऊपर देखा था, और दूसरा हाइड्रोजन गैस बनेगी। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख लें कि जब पानी के साथ मेटल रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगी। यहाँ पर ये एग्जाम्पल है सोडियम प्लस H2O है, ये दिस इज़ वाटर। तो जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, OH इज़ हाइड्रो ऑक्साइड, और क्या होगा H2 गैस, H2 है ये, यानी कि हाइड्रोजन गैस जो है बनेगी। तो ये आप याद रखना कि पानी के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट होगी। और उसके बाद जो है कुछ और एग्जांपल्स हैं आप देख सकते हैं। थर्ड है एसिड के साथ रिएक्शन। तो पहली चीज़ तो एसिड के साथ क्या रिएक्ट करते हैं, तो हाँ करते हैं तो क्या बनता है, तो मेटल साल्ट बनेगा कोई, और साल्ट के साथ में यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस जो है वो बनेगी। तो ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो कौन सी गैस लिबरेट करते हैं, तो वो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेंगे, इवाल्व करेंगे। यहाँ पर हालांकि एक एक्सेप्शन है हमारे पास नाइट्रिक एसिड की। नाइट्रिक एसिड जो है ये एक ऐसा एसिड है, जब ये रिएक्ट करेगा किसी भी मेटल के साथ तो उस केस में ये हाइड्रोजन गैस को जो है इवाल्व नहीं करता। तो ये आप एक पॉइंट याद रख लें। दूसरा ये याद रखें कि जब एसिड के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा कि एक साल्ट बनेगा, दूसरा हाइड्रोजन गैस जो है बनेगी। ये एग्जांपल है जिंक प्लस HCl दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें क्या होगा कि ZnCl जिंक क्लोराइड बन रहा है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल रही है। इसी तरह से जो है H2SO4 के साथ भी अगर होगा तो उसमें भी जिंक सल्फेट बन जाएगा प्लस H2 गैस जो है वो लिबरेट हो जाएगी। तो ये हो गया। चौथा जो है हम देखेंगे कि साल्ट सोल्यूशन के साथ रिएक्शन, जहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हो गया, यहाँ पर एक तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने अभी बात की थी कि जो पोटेशियम है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, पोटेशियम के बाद सोडियम है, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, और ये जो है Au इज़ गोल्ड, Ag इज़ सिल्वर, ये लीस्ट में आते हैं। तो प्लेटिनम जो है वो भी सबसे कम है। तो
तो वो भी आप देख सकते हैं, ऊपर ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ। तो यहाँ पर आप जैसे एक हम रिएक्शन यहाँ पर देखें, ये जो रिएक्शन है Fe ये वाली, ये यहाँ मैं लिख रहा हूँ, दैट इज़ आयरन प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो आयरन है वो क्या करेगा, सल्फेट के SO4 दैट इज़ सल्फेट, इसके साथ रिएक्ट करके FeSO4 बनाएगा और कॉपर को अलग कर दिया। तो इस रिएक्शन में हुआ क्या कि आयरन ने क्या किया, कॉपर की जगह ले ली, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और यहाँ पर डिस्प्लेस करके खुद आकर के इसके साथ जो है वो सल्फेट के साथ जो है उसने रिएक्शन कर दी। तो इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव मेटल को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, उसकी जगह से हटा करके खुद आके रिएक्ट कर देगा। बस इतना आपने याद रखना है। उसके लिए बस आपको ये थोड़ा सा याद रखना है कि कौन किसको हटाएगा। उसके लिए ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है, उतना पूछा नहीं जाएगा, बस ज़्यादा रिएक्टिव कौन से हैं ये थोड़े से, ये 3-4 आप नाम याद रख लें। तो ये लीस्ट रिएक्टिव में हम बात कर चुके हैं, ये रिएक्टिव हैं, ये लीस्ट रिएक्टिव्स में आ जाती हैं। उसके बाद नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ थोड़ा सा देखते हैं। तो पहले जैसे हमने बात की थी बॉन्ड की, तो वहाँ पर हमने कहा था आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो नॉन मेटल जो बॉन्ड बनाते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, हमने कहा था इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। तो क्या नॉन मेटल करते हैं रिएक्ट, तो हाँ करते हैं। तो करके क्या बनाएंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड। जैसे वो मेटल ऑक्साइड बना रहे थे, ये नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। बट पॉइंट याद रखना है कि जो ऑक्साइड बनेगा वो कैसा होगा, एसिडिक होगा नेचर में। मेटल्स में कैसा था, बेसिक यहाँ पर क्या है, एसिडिक है। एग्जाम्पल जो है वो दी है C+O2, तो ये बनाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। तो ये सिंपल सी रिएक्शन है। उसके अलावा कुछ नॉन मेटल के ऑक्साइड न्यूट्रल भी हो सकते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड का। तो C+O कार्बन मोनोऑक्साइड ये न्यूट्रल है, ये ना ही एसिडिक ना ही बेसिक होगा। बट यूजली क्या होता है कि एसिडिक होते हैं, तो वो आपने बस याद रखना है। वाटर के साथ अगर हम देखें तो जो नॉन मेटल्स है वो वाटर के साथ यूजुअली रिएक्ट नहीं करते, तो ये आपने याद रखना है, नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करते हैं यूजुअली। यहाँ पर जैसे एक्सेप्शन दी गई है कि जो हेलोजन जैसे क्लोरीन है तो वो पानी में डिजॉल्व हो सकती है टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, बट तो लिमिटेड एक्सटेंट तक वो एसिडिक सोल्यूशन बनाएगी, बट यूजुअली रिएक्ट नहीं करते हैं, ये याद रखना है। और एसिड के साथ अगर हम देखें तो भी रिएक्शन नहीं होती है, जो डिल्यूट एसिड्स हैं उनके साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। और रीज़न क्या है, बिकॉज नॉन मेटल्स हमने ऊपर कहा था इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, वो हाइड्रोजन आइंस को जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया रिएक्शन का कि पानी और एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, ऑक्सीजन के साथ करेंगे। और उसके अलावा जो साल्ट सोल्यूशन के साथ अगर जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात की थी, तो यहाँ पर भी क्या होगा कि जो ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को उसकी एक्वस सोल्यूशन से जो है वो डिस्प्लेस कर सकता है, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर होगी। वहाँ पर हमने कहा था मेटल में सबसे ज़्यादा जो है, हमने कहा था कि पोटेशियम जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो नॉन मेटल्स में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो है वो फ्लोरीन है। तो ये आपने याद रखना है, फ्लोरीन इज़ द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। ये रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पर दी गई है। और उसके अलावा ये जो टेबल दिया गया है तो इसमें जो हमने बात की वही है लास्ट में। तो सिर्फ अगर आप ये टेबल भी देखें तो आपका ये पूरा ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं वो थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं। एक यहाँ पर टर्म है एक्वा रीजिया। तो ये आपने याद रखना है कि जैसे कई बार आप सुनते हो या आप जानते हो कि गोल्ड जो है उसको पॉलिश वगैरह किया जाता है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक्वा रीजिया जो है इसी का यूज़ वहाँ पर जो है वो किया जाता है। अब ये एक्वा रीजिया एक्चुअली होता क्या है कि ये HCl दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस HNO3 दैट इज़ नाइट्रिक एसिड, इन दोनों को मिला करके बनाया जाता है। यानी एक मिक्सचर है HCl और HNO3 की, और ये क्या कर सकता है, इट कैन डिज़ाल्व गोल्ड। तो ये जो ऊपर वाली लेयर होती है गोल्ड की उसको थोड़ा डिज़ाल्व करेगा, जिसकी वजह से नीचे वाली लेयर जो है ज़्यादा जो है लस्ट्रस शाइनिंग जो है वो बाहर निकल करके आएगी। तो एक्वा रीजिया जो है, एक तो आप इसका यूज़ भी याद रखोगे और दूसरा जो है इसकी कंपोजिशन याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हम मोस्ट रिएक्टिव वगैरह वो ऑलरेडी बात कर चुके हैं। उसके अलावा बेस्ट कंडक्टर्स जो थे या इस तरह के जो हमने पॉइंट्स याद किए थे वो आपने याद रखने हैं। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट जो है ऊपर मैं आपको बताना भूल गया था, तो यहाँ पर ये भी आप याद रखें। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट जो है वो होता है जिस मेटल का, वो है टंगस्टन। तभी जो है टंगस्टन का यूज़ जो है वो बल्ब के फिलामेंट में आपको देखने को मिलेगा। W है टंगस्टन का सिंबल। तो ये जो है सबसे ज़्यादा आपको हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वाला देखने को मिलेगा। तो आप लोवेस्ट वाला कौन सा है, तो लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आपको देखने को मिलता है गैलियम में। ये ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी भी बात की थी कि ये आप अगर हाथ में भी रखोगे तो ये पिघल जाता है। उसके अलावा हैवीएस्ट मेटल ओस्मियम बात कर चुके हैं, लाइटेस्ट मेटल की भी हम बात कर चुके हैं। यहाँ पर कुछ और अगर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसे इसमें नॉन मेटल्स वगैरह में
फॉस्फोरस है, इसका एक आध बार एग्ज़ाम में पूछा था कि जो मैच स्टिक होती है, मैच स्टिक, उसमें इसका जो है यूज़ किया जाता है फॉस्फोरस का। जो माचिस होती है उसकी जो वो होती है, उसके साइड में फॉस्फोरस जो है वो लगाया हुआ होता है, तो वहाँ पर इसका मैच जो है वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। उसके अलावा NPK, ये 3 एलिमेंट्स आपने पढ़ा होगा, ये तीनों जो है फर्टिलाइज़र के तौर के ऊपर हम यूज़ करते हैं, तो वो भी इसका जो है यूज़ आ जाता है। इस तरह से यूज़ में तो काफ़ी और चीज़ें भी जो है वो इस तरह से आ सकती हैं, तो वो MCQs के थ्रू जो है अगर कुछ पॉइंट बच गए हैं तो कवर हो जाएंगे। बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट देखे हैं, तो इसी में से ही यूजली एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आप मेनली बस ये वाले जैसे कुछ फैक्ट्स जो मैंने बताए हैं, उसके अलावा बस जो टेबल है वो आप बस सिर्फ देख लें तो आपका ऑलमोस्ट जो है ये पूरा जो है टॉपिक इधर ही से हो जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी तो बस ये वाला पेज इसका अगर आप सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लें तो यहीं से हो जाएगा, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपकी जो है ये यहाँ से जो है ऑलमोस्ट पूरा हो जाएगा। सो दैट इज़ इट